क्या हाल है दोस्तों। मैं फिर से कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स लेके आ गया हूँ जिसके कारण एक बड़ी तेज़ी या मंदी आ सकती है। दोनों ही आप तय कर सकते हैं। पहले न्यूज़ थोड़े बहुत देख लेते हैं। और ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ज़्यादातर एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर को लेके है। तो हम पूरा एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे और जो आरबीआई के जो आज अभी जो कुछ दिनों पहले जो न्यूज़ आई थी, जो कमेंट्री आई थी, उसको भी हम लोग देखेंगे बराबर से। अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई वार्न्स बैंक्स एनबीएफसी अगेंस्ट रिलायंस ऑन मॉडल बेस्ड लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे क्लियरली जो बात बताना चाह रहा है कि एक मॉडल बेस्ड लेंडिंग है कि एआई मॉडल है, एआई के ऊपर बहुत निर्भर है, जिसके हिसाब से एक सीधा तरीका रहेगा, एक सिंपल तरीका कि ये रूल फॉलो हुआ तो एक बंदे को लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक क्लियर प्रैक्टिस जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन या ह्यूमन कोई देखेगा नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सिंपल एआई चेक करेगा कि ये टिक है, ये डॉक्यूमेंट्स है और लोन अप्रूव हो जाएगा या लोन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी भी चीज़ का इंटरवेंशन नहीं रहेगा, जिसके कारण आरबीआई वार्न कर रही है कि ऐसे जो प्रैक्टिसेस आप चलाने वाले हो या चला रहे हो वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसान देख नहीं रहा है। कल एआई को अगर गलत तरीके से प्रोग्रामिंग भी कर दिया गया, गलती से हैकिंग करके कुछ कर दिया गया, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमें जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखा रहा है, देख सकते हैं द रेगुलेटर सेड इनहेरेंट बायसेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद एआई एमएल आउटकम कैरीज रिस्क। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण जो रिस्क है, ये एआई मॉडल में रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉशन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अगेंस्ट रिलायंस ऑन रिस्क मॉडल बेस्ड ऑन प्री सेट एल्गोरिथम्स इमर्जिंग फ्रॉम कोलैबोरेशन विद फिनटेक्स कंपनीज, सेइंग सच मॉडल्स शुड बी रोबस्ट एंड देयर रेजिलिएंट टेस्टेड पीरियडिकली। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो मॉडल है वो बहुत ही रिस्की मॉडल है। तो इन्होंने क्लियर बोल रहा है एआई का जो मॉडल है वो रिस्की मॉडल है और ये सिर्फ एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स या फिर एक फॉर्मूला पे ही काम करता है, एक सीधी लाइन में काम करता है। कहीं पर भी कोई अगर किसी को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कुछ एक डॉक्यूमेंट की जगह पे कुछ अलग डॉक्यूमेंट दिया गया है बट एआई में वो जनरेटेड नहीं है, तो क्लियरली वो लोन को नहीं पास करेगा। तो हो सकता है जिसके कारण एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर सेट हो, बट अगेन ये इतना रोबस्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना रोबस्ट नहीं है, इसको रोबस्ट करने की ज़रूरत है, इसको मजबूती की ज़रूरत है। ये एक आसानी से हैकिंग का शिकार हो सकता है, जिसके कारण ये इसको हमेशा चेकिंग करते रहना चाहिए। हम हर 3-4 महीने में इसका जो टेस्ट लेना चाहिए या चेकिंग या मजबूती को जांचना चाहिए, जिसके कारण और जांचने के साथ साथ इसमें अपडेट्स भी रेगुलरली होने चाहिए। ये इतने सारे पॉइंट्स के चलते जो आरबीआई बोल रही है कि इसमें जो आप निर्भर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है, ये निर्भरता उसके एआई मॉडल के ऊपर आप कम कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं द रेगुलेटर हैज हाईलाइटेड द इनहेरेंट बायसेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग outcome carries risk. It recommended lenders adopt ethical AI that can protect customers' interest, promote transparency, security and privacy. तो यहाँ पे वही सब बताया जा रहा है कि एक तो रिस्क है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे, और ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो जिसके कारण ये रेकमेंड कर रहे हैं कि एक ऐसा एथिकल एआई को एडॉप्ट करे जिसमें कस्टमर्स के जो डेटा है वो प्रोटेक्ट हो, कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि कोई पेपर वर्क एक के जगह पे दूसरा दे तो उसके कारण वो रिजेक्ट ना हो, ये सारा इम्प्रोवाइज हो सके और ट्रांसपेरेंसी हो रहे कि क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, ये सारे ट्रांसपेरेंसी रहे और सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बना रहे इसके अंदर, ये ज़्यादा सिक्योर्ड रहे और जो डेटा है इसमें प्राइवेसी भी मेंटेन रखे। तो जिसके कारण एक मान रहे कि फ़िलहाल एआई बेस्ड जो मॉडल है उस पर थोड़ा निर्भर होना कम होगा और ज़्यादातर ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये सारे प्रोसेसेस में। साथ में अगर और एक कमेंट्री को देखें आरबीआई की तरफ से, जहाँ पे आरबीआई आस्क एनबीएफसीज टू ब्रॉड बेस फंड रेजिंग, रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन बैंक। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एनबीएफसीज है क्या। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो आपको लोन देगा अलग अलग रेट पे
वो आपका जो भी तय हो सकता है वो रेट पे देगा। ये कोई बैंक नहीं है, इसके पास कोई आके पैसा रखता नहीं है। तो ये एक नॉन बैंकिंग सेक्टर है जहाँ पे ये जो एनबीएफसी कंपनी है ये पैसे उठाती है बैंक से कुछ ब्याज पे पैसे उठाएगी, ये लेगी और ये फिर पब्लिक को देगी। तो इसके बीच में जो पब्लिक को जो मिलता है वो एक पर्टिकुलर रेट पे मिलेगा, जो कि बैंक से मिलने वाले रेट से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये कंपलसरी नहीं है कि ज़्यादा हो सकता है सेम रेट पे भी दे को, बट ये डिसीजन अपने अपने एनबीएफसी के रहते हैं कि कितने रेट पे देना है। पर ये जो एनबीएफसी पैसे देती है वो सेम पैसे फिर आपसे लेती है और बैंक को चुकाती है। ये सिर्फ लोन एक तरीके के अलग अलग तरीके के लोन्स दे। तो देख सकते हैं जो एनबीएफसी को पैसे मिलते हैं वो ज़्यादातर बैंक से मिलते हैं। अगर बैंक को कुछ होता है तो एनबीएफसी को भी प्रॉब्लम फेस होगा, जिसके कारण जो आरबीआई बता रहा है कि एनबीएफसी कंपनीज को बोल रहा है कि आप बैंक्स पे निर्भर होना बंद कीजिए। आप कोई और एक सोर्स ढूंढिए जहां से आप पैसे ले सके और आप आपका काम कर सके, ना कि सिर्फ बैंक से ही पैसे उठाए। जिसके कारण कह रहे हैं कि एनबीएफसी रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन बैंक। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि एनबीएफसी अभी ज़्यादातर जो पैसे उठा रही हो बैंक से उठा रही है। एनबीएफसी के पास बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो अप्लाई होते हैं आरबीआई के तरफ से। जैसे एनबीएफसी कोई क्रेडिट कार्ड आपको दे नहीं सकता अनटिल अनलेस वो कोई एक मर्जर करे कोई बैंक के साथ और उसके साथ मिलके आपको क्रेडिट कार्ड दे। जैसे हमने देखा कि बजाज फाइनेंस ने जो क्रेडिट कार्ड निकाला था वो उसने आरबीएल बैंक और डीबीएस बैंक के साथ साझेदारी करके क्रेडिट कार्ड्स निकाले थे और वो क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में चल रहे थे। यहाँ पे भी सेम ही अलग अलग तरीके के न्यूज़ देख सकते हैं कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर कॉशंस अबाउट ग्रोइंग बैंक एनबीएफसी इंटरकनेक्ट। तो बैंक और एनबीएफसी का जो कनेक्शन है उसके बढ़ने से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, क्योंकि अगर एक को प्रॉब्लम हुआ, बैंक्स को प्रॉब्लम हुआ, तो एनबीएफसी को इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आ जाएगा। या फिर एनबीएफसी को प्रॉब्लम हुआ कि इसके पास जिसने भी लोन लिया है वो चुका नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कोई लेके फरार हो गया, तो बैंक को फिर से इनडायरेक्टली प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वन एंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्वामीनाथन ने जो कमेंट पास किया है, यहाँ पे देयर इज़ अ फियर ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एज बैंक लोन्स टू एनबीएफसीज हैज़ बीन ग्रोइंग एट 30%। जो बैंक जो लोन दे रही है एनबीएफसी को वो 30% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, जो कि एक बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा नंबर है। ये एक सोचने वाली बात है कि 30% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है एनबीएफसी जो लोन ले रही है बैंक से। तो एक इसके पास ऑल्टरनेट रूट होना चाहिए, ऑल्टरनेट सोर्स होना चाहिए पैसे के। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो डेटा है वो आरबीआई ने डिस्क्लोज किया है, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं आरबीआई डेटा शोड दैट एज अ मार्च 2023 बैंक लैंडिंग टू एनबीएफसी कंस्टिट्यूटेड 41.2%। बैंक जो एनबीएफसी को दे रही है 2023 में 41.2% था ऑफ द टोटल बोरोइंग अगेंस्ट 39.6% इन 2022। ये जो बैंक पैसे दे रही है एनबीएफसी को वो 41.2% था, जो कि 2022 में 39.6% था और 37.6% 2021 में था। जबकि एट द एंड ऑफ मार्च 2020 द रेशियो वाज अराउंड 35.6%। तो 2020 में 35.6, 2021 में 37.6, 2022 में 39.6 और 2023 में 41.2%। तो जिस रेट से बैंक पैसे दे रही है एनबीएफसीज को वो बढ़ता जा रहा है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि 35 से 40% के ऊपर चला गया है सिर्फ 4 साल में, जिसके कारण एक अलार्मिंग टोन है आरबीआई के कमेंट्स में। ऑन द अदर हैंड मार्केट बोरोइंग बाय एनबीएफसीज एज ऑफ मार्च 2023 वाज 38.8%, मार्च 2022 में 41% और मार्च 2021 में 43.8%। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि जो
पब्लिक बाइक एनबीएफसी से जो पैसे ले रही है वो 2023 में, मार्च 2023 में 38.8% था, जबकि मार्च में 41% था, और मार्च 2022 में 41% था, और मार्च 2021 में 43.1% है। तो जो पब्लिक जो पैसे ले रही है एनबीएफसी वो घटता जा रहा है, जिसके कारण एक अलार्म, अगेन बता रहा हूँ कि आरबीआई अलार्म सेट कर रही है, बता रही है कि आप में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ही सुधार लो। अगर अभी नहीं सुधारा तो बाद में जाके प्रॉब्लम फेस हो सकता है दोनों को। तो जिसके कारण एक एनबीएफसीज में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। हो सकता है कि 6 महीने के लिए कुछ इश्यूज देखने मिले हमें, बट अगेन कितनी जल्दी ये रिकवर होता है वो तो बाद में पता चलेगा। बट अभी के लिए एनबीएफसीज में इश्यूज देखने मिल सकता है हमें। अगर साथ में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आरबीआई बहुत ही पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर को लेके। यहाँ पे देखिए कि क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, बैंक वेल कैपिटलाइज्ड, कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है, कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो बैंक्स उस चीज़ को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगी, अच्छी तरीके से वो चुनौती को भी सामना करेगी बोल सकते हैं। ये एक मेंशन कर रहे हैं आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जहाँ पे हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स है बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है, और बैंकिंग सेक्टर्स कभी भी कमज़ोर नहीं होगा ऐसे इकोनॉमिक स्लो डाउन या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्राइसिस के चलते। तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो अभी भी अच्छी तरीके से स्टेबल रहेगा। इसके साथ और एक कमेंट्री को देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कमेंट्री, अंडर द बेसलाइन सिनेरियो द एग्रीगेट CRAR ऑफ 46 मेजर बैंक इज प्रोजेक्टेड टू स्लिप फ्रॉम 16.6% in September 2023 to 14.8% बाय सितंबर 2022। तो ये CRAR क्या है? CRAR मतलब कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो ये जो रिस्क फैक्टर है वो डिफाइन करता है। तो अभी के डेट में जो 46 बैंक्स है उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 16.6% है। जो पैसे डूबने के चांसेस 16.6% है, जिसको ये और कम होने वाला है 2024 के सितंबर 2024 में 14.8% तक चला जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है। तो ये दर्शा रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और ग्रोथ दिख रहा है, और आगे जाके भी पूरी साल दर साल में इसमें ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है। अगर और एक कमेंट के हिसाब से देखें तो आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सजेस्ट बैंक ग्रॉस एनपीए फॉल्स टू 3.2% इन सितंबर, नेट एनपीए डाउन्स बाय 0.8%। तो ये एनपीए क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म अगर बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब क्या समझा सकते हैं हम लोग कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसको कहेंगे कि जो टाइम फ्रेम में जो पैसे आपने दिए हैं उसमें से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलेंगे। तो समझ लीजिए जो लोन दिया है, जो चुकाने के लिए आपको दिन मिले हैं 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपको पैसे चुकाने हैं, ये अगर इसके ऊपर गया तो आपको ऊपर चार्जेस लगेंगे। बट ये 90 दिन जो है इसमें कोई बैंक को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ इसने पैसे दिए हैं। तो ये जो 90 दिन है इसको एनपीए कहेंगे हम, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो डेज है, एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके रहते हैं बट ये जो डेज के हिसाब से उसको मैंने समझाया। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के डेज है वो घट रहे हैं, जिसके कारण जो है कि जो जिस तरीके से जो पैसे उनके कमा नहीं रहते ज़्यादा दिन तक, वो अभी घट रहे हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक्स के लिए। तो हमने पूरा देखा कि एनबीएफसीज और बैंक कैसे इंटरलिंक्ड है, बैंक के कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, और एनबीएफसीज के वैसे ही सेम नेगेटिव पॉइंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निफ्टी बैंक है, ये पर डे का चार्ट है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस हिसाब से जो न्यूज़ थे तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए अभी के टाइम में, यहाँ से जो इसने अपर ग्रोथ दिखाई, जो अप ट्रेंड दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया गया है,
निफ्टी बैंक के तरफ से। अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से न्यूज़ है तो ये तो कहीं पर नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा है निफ्टी बैंक, तो हो सकता है कि अब कुछ दिनों में ये 55,000 के आसपास भी पार कर जाए। बट क्योंकि जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है आरबीआई की तरफ से, तो एक चांसेस पॉसिबिलिटी है कि जल्द ही आप इसको 55,000 क्रॉस करते हुए देखोगे। फिलहाल तो अगर बात करें तो इसमें ये ऑलरेडी सबसे टॉप 52 वीक्स हाई या ऑल टाइम हाई पे है, जहाँ से इसका पीछे मुड़ना कहीं दिख नहीं रहा है। तो डेफिनेटली इसको वॉच कर सकते हैं कि ये तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को डिनोट करता है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम कर रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे जो बैंक्स है बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे। तो हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर्स तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बट एनबीएफसीज में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिखा रहा है। अभी देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में थोड़ा चला गया है, बट अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो एक सपोर्ट ले सकता है। ये सेम सपोर्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर से वही सेम सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। तो ये बहुत ही मल्टी टाइम सपोर्ट ले चुका है। बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस एनबीएफसी में मार्केट की लीडर है, जो कि बहुत ही दिग्गज कंपनी है। अगेन अगर कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो अगर ये टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल देखने मिलता है इसमें, बट जिस हिसाब से ये कंपनी है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इसने दिखाई है। तो मान सकते हैं कि ये अभी अच्छे ट्रेंड में है। ये जो एनबीएफसीज के जो न्यूज़ आ रहे हैं जिसके कारण इसमें ग्रोथ की कमी हो रही है फॉर द मोमेंट, बट इसके जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है उसमें कहीं गिरावट या रुकावट दिख नहीं रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि अब भी आपको ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है। तो अब भी फ़िलहाल ये मौका है कि आप बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अब भी ग्रोथ इसने दिखाई नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी इस पूरे सेक्टर में प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर लगातार कंटिन्यूस रहेगा। जो अल्टीमेटम दे दिया है आरबीआई ने कि इम्प्रूव कीजिए, जो ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, जो ग्रोथ है वो लेके आइए, जो सॉफ्टवेयर है उसको रोबस्ट कीजिए, तो जिसके कारण एक टाइम फ्रेम जो 6 महीना 8 महीना वो टाइम फ्रेम में जब ये सब कुछ कर देगी तो इसमें एक बढ़िया ग्रोथ देखने मिल सकता है हमें। बट फॉर द मोमेंट अभी ये प्रेशर में है। तो फिलहाल ये अगर इसको थोड़ा डिटेल और अंदर जाके देख रहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,000 का एक सपोर्ट इसका बना हुआ है। तो किसी को फ्रेश अगर बाइंग करनी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई न्यूज़ अच्छी आ नहीं रही है, तो 7,000 के सपोर्ट का आप वेट कर सकते हैं। किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो अगर वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो Q3 के रिजल्ट तक वेट कीजिए। हो सकता है कि न्यूज़ और जो रिजल्ट है अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है तो 7,000 के भी नीचे ब्रेकडाउन हो सकता है। ये अगर ये 7,000 के नीचे जाता है तो उसके पीछे भी एक सपोर्ट है जो कि 6,500 का सपोर्ट है। तो 6,500 पे आपको अगर मिल सकता है, अगर 7,000 का लेवल को ये ब्रेक करता है। तो ये ब्रेक अभी तो नहीं करेगा, ये Q3 का रिजल्ट का ही वेट करेगा मुझे लग रहा है, और उसके बाद ही अगर रिजल्ट बुरा आता है तो इसमें ब्रेकडाउन मिल सकता है हमें आगे जाके। फिलहाल तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बाइंग तो अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहे, क्योंकि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें फॉलो करने के चक्कर में बजाज फाइनेंस थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। फिलहाल तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे जाके दूसरे कोई वीडियो में बाकी सब कवर कर लेंगे। थैंक यू।